प्यारे बच्चों, आपने रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो पिछला वीडियो होगा आप जरूर देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो निश्चित देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है और पूरा कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन बताया गया होगा। जो आप पिछला वीडियो में देखे होंगे आपको मज़ा आ गया होगा। इसमें भी कुछ और क्वेश्चंस बते हुए हैं जो बोर्ड मॉडल हैं, और रियल नंबर जो वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच गया था उसको इस सेशन में हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना श्योर, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, वास्तविक संख्या जो है ये रियल नंबर जो हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1, ये पूरे मैथ का बेस होता है। यहीं से आपका स्टार्ट होता है कंसेप्ट क्लियर होना, और पूरे कंसेप्ट के साथ हम इस वीडियो को लेकर आपके साथ फिर से एक बार आ चुके हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और राइजिंग एडू क्लासेज पे आपका स्वागत है। और चैनल पे आप अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या में पीछे बहुत सारा चीज़ चर्चा कर चुके थे, अब नए सिरों से कुछ और पॉइंट्स है जो बचा हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दिया हुआ है एक संख्या s अपरिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। पीछे हम आपको सिखाए थे कि वही संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखेंगे उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और हमने ये भी चर्चा किया था परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों मिला के बनता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को का योग कर देंगे, अर्थात जितने भी परिमेय संख्या हैं और जितने भी अपरिमेय संख्या हैं सब मिलके बनता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं हैं इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन सारी संख्याओं को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अब क्या हम सिर्फ आपको बोल दें कि √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो बात तो आप मान लेंगे, लेकिन इसका प्रमाण होना चाहिए। पूर्ण संतुष्टि के लिए हम आपको प्रमाण दिखाते हैं कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है और परिमेय संख्या क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अभी एक एग्जांपल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि √2 सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करें कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे सकता है क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि √2, √3, √5 ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। तो कैसे है वो समझिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस विधि को अपनाते हैं उसको बोला जाता है विरोधाभास की विधि, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाता है और निर्धार हो जाता है। उस स्थिति में उसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। अगर कोई संख्या p/q के फॉर्म में रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, समझिए इसको। एक संख्या लेते हैं 4/5, ये p/q के फॉर्म में है, ये परिमेय संख्या है। तो अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 लिखेंगे 2 × 2 और 5 को कुछ नहीं 5, लेकिन गुणनखंड में 1 दोनों में शामिल होगा। 1 से गुना करेंगे तो मान उतना ही होगा। अब देखिए इस दोनों में मिल क्या रहा है, दोनों में जो आप कॉमन देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1 आ गया। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं 7/11, तो 7 को लिख सकते हैं 1 × 7, 11 को लिख सकते हैं 1 × 11। दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1 आ गया। 1 के अलावे अन्य संख्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, परिमेय संख्या उसी संख्या को कहेंगे जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावे अन्य दूसरा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसमें हम सिद्ध कर देंगे कि उसके अलावे एक दूसरा भी संख्या उभयनिष्ठ है, और जो ही हम इसको सिद्ध करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे आराम से हो जाता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे कि कोई भी संख्या अगर p/q के फॉर्म में है तो उसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा,
ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं होगा 0। अब चूंकि देखिए √2 को क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या, तो हम लिख सकते हैं √2 बराबर p/q, क्योंकि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, या तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा p = √2q। मान लेते हैं समीकरण 1। और देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा √2q का होल स्क्वायर, और p² क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा 2 और q² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे p² का 2 गुणनखंड है, एक गुणनखंड जो है वो है 2, p² का 2 गुणनखंड, एक गुणनखंड 2 है और दूसरा गुणनखंड क्या है, q²। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि p² का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, p² का एक गुणनखंड क्या निकाल दिए, 2 निकाल दिए। देखिए p² का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, इसको भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब देखिए p² का गुणनखंड 2 है, p = मान लेते हैं 5, सॉरी p 2 के लिए है तो हम लेते हैं p = अगर मान लेते हैं 4, तो 4 का एक गुणनखंड 2 है, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, अच्छा p² का गुणनखंड, अब p² निकालते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 16 को, 16 का गुणनखंड ये हो गया ना, 16 के गुणनखंड को लिख दिए 4 बार 2 × 2। अब देखिए p² का एक गुणनखंड 2 है तो p का भी एक गुणनखंड 2 हो रहा है। हर एक स्थिति में आप देखेंगे अगर p² आप लेते हैं 25 तो p बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब 25 के गुणनखंड को लिखेंगे 5 × 5, अब 5 को 5 × 1 लिखेंगे, देखिए दोनों में 5 से भाग लग रहा है, तो p² का गुणनखंड अगर 2 होगा तो p का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे निश्चित। चलिए इसको हटाते हैं और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया p का एक गुणनखंड 2 आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और मानते हैं, पुनः माना कि, अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण हमको है p = √2q, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 जो है वो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहीं पे इसका यूज होगा, इसको मान लिए समीकरण 1। अब मान लेंगे, माना कि p = 2m। एक चीज आप याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में आपको देगा √2 सिद्ध करने तो p = माना है 2m, √3 देगा तो मानना है 3m, √4 देगा, ये √4 तो होगा नहीं क्योंकि उसका √2 हो जाएगा, √5 देगा तो मानना है 5m। यहाँ पे दिया हुआ है 2 तो लिख दिए 2m। समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं p का मान, देखिए तो p का मान कितना है 2m, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर = 2q का होल स्क्वायर, या इसको लिखेंगे 4m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, 2 से कट गया 2 बार में, या q² बराबर क्या आ गया, 2m²। अब देखिए यहाँ जिस फॉर्म था उसी फॉर्म में यहाँ आ गया। अब q² का एक गुणनखंड 2 है, यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ q² का एक गुणनखंड क्या है, 2 है, इसलिए q का भी एक गुणनखंड 2 होगा, एक गुणनखंड 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए p का भी एक गुणनखंड आ गया 2, p का एक गुणनखंड क्या आ गया, 2। यहाँ पे हम लोग क्लियर देख रहे हैं, p का जो गुणनखंड है वो आ गया 2, और q का भी आ गया गुणनखंड 2, अर्थात p और q में अभी तुरंत निकाले थे कि अगर परिमेय संख्या रहेगा तो p और q में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, लेकिन अभी हम यहाँ सिद्ध कर दिए कि 1 के अलावे और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कौन, 2। इसका मतलब है कि हम जो माने हैं वो क्या है, गलत है। स्पष्टता हमारी मान्यता
हमारी मान्यता विरोधाभास उत्पन्न करती है अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा यही हो गया प्रमाणित। अभी हम आपको बताए थे, अभी तुरंत यहाँ पे बताए थे कि क्या है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। ये हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन हम आपको प्रूफ भी कर दिए कि ये परिमेय संख्या कैसे है। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछेगा ही, तो इसको ध्यान में रखिएगा और इस तरह इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल हर एक साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड को, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। इसको तैयार कीजिएगा, देख लीजिए। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, अगला टॉपिक कह रहा है कि माना कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p² का गुणनखंड है तो pa को भी विभाजित करेगा जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका कंसेप्ट अभी हम आपको अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर दिए थे। एक बार फिर से इस पर चर्चा कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो p एक अभाज्य संख्या है, pa² को विभाजित करता है। a इक्वल टू अगर 5 मान लेते हैं तो a² इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, और p को मान लेते हैं अभाज्य संख्या, अर्थात p को मान लेते हैं कितना, p इक्वल टू ले लेते हैं 5, तो 5 इसमें भाग लग रहा है तो a में भी भाग लगेगा, अर्थात इसमें भी भाग लग रहा है। ये दोनों चीज क्लियर है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, एक नंबर लेते हैं 6, p इक्वल टू क्या ले लेते हैं, a इक्वल टू ले लेते हैं 6, तो a² इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। अब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, 36 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ये हो जाएगा। अब देखिए a में एक नंबर लेते हैं, a में यहाँ पे देख लीजिए, a में 2 से भाग लग रहा है तो a² में भी 2 से भाग लगेगा। a में अगर 3 से भाग लग रहा है तो a² में भी 3 से भाग लगेगा। जो गुणनखंड में आ गया उस संख्या से, जो दिया गया संख्या है उसमें भाग लगेगा। तो जिससे 6 में भाग लग रहा है उससे 36 में भी भाग लग रहा है, या हम कह सकते हैं जिससे 36 में भाग लग रहा है उससे 6 में भी भाग लग रहा है। और इसी कंसेप्ट का हमने प्रयोग किया था रूट 2 को परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला कंसेप्ट। आगे कह रहा है, देखिए सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने अभी सिद्ध कर दिया, आप लोग भी इसको सिद्ध कर लीजिएगा। आपके लिए रूट 2 के अलावे कुछ वर्ग देते हैं, रूट 3 कीजिएगा, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, और जब आपसे ये हो जाएगा सॉल्व तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में प्रूव्ड, तो हम समझ जाएंगे कि आप इसको सॉल्व किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सीधा अगर रूट 2 रहेगा तो आप सिद्ध कर दिए, रूट 3 रहेगा तो सिद्ध कर दिए, रूट 5 रहा तो सिद्ध कर दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से भी एग्जाम में पूछेगा कि 3 + 2 रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करने का एक इजी सा छोटा सा तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे, मान लेंगे, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए इस हम लोग जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू p/q। अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा p/q -3, या 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा, q लेंगे एलसीएम, हो जाएगा p - 3q, या 2 देखिए गुना में उधर जाएगा तो भाग होगा, रूट 5 बराबर p - 3q/q। अब यहाँ एक चीज देखिए, p क्या है, कोई भी परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिखते हैं, तो लिखते हैं p/q के रूप में, p/q के रूप में। p और q दोनों क्या होता है, दोनों होता है पूर्णांक, दोनों क्या होता है पूर्णांक। और आप बच्चा में पढ़े होंगे कि पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक में पूर्णांक घटा के पूर्णांक से भाग देंगे तो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या है, अच्छा अब पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, अब पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे तो परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा पार्ट क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। स्पष्टता
स्पष्टता p माइनस 3q बाय q परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको हम क्या बताए थे कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये बता रहा है अपरिमेय संख्या और ये बता रहा है परिमेय संख्या, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम जो माने हैं वो क्या है, गलत है। लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। स्पष्टता हमारी मान्यता विरोधाभास उत्पन्न करती है। अतः देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। ठीक है, इसके अलावे इससे रिलेटेड अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिले जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्वेश्चन, हम आपको उसका सॉल्यूशन करके दे देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे एक और कंसेप्ट बात करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कह रहा परिमेय संख्याओं के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। कोई भी परिमेय संख्या लेंगे तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। देखिए दो प्रकार का अशांत होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा जो होता है वो होता है अशांत अनावर्ती। ये क्या है, ये थोड़ा सा आपको बताते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाए 2.3333, 4.141414, 7.3125, 3125, 3125, ये बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती मीन्स एक ही प्रकार के संख्याओं का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। लेकिन अशांत अनावर्ती कहीं पे लिखा हुआ है 5.3120417992, इस तरह से आ रहा है। अब देखिए 1 के बाद है 2, लेकिन 1 के बाद यहाँ आ गया 7, इसका मतलब हुआ कि रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत आवर्ती। और एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, शांत दशमलव होता है। शांत दशमलव का मतलब हुआ कहीं रहेगा 4.56, 4.01234, 7.3159 रुका हुआ है। और अशांत आवर्ती रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, डॉट 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 लगा रहेगा, यानी कि वही मान का पुनरावृत्ति होते रहेगा। तो आपको कंसेप्ट ये हो गया कि जो परिमेय संख्या होगा वो कैसा होगा, वो या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 4/5, ये है परिमेय संख्या। अब 4 में 5 से डिवाइड करेंगे, देंगे डेसिमल 0, 5 8 40, देखिए ये कट गया, यहाँ पे रुक गया, शांत हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10/3। अब देखिए 10 में भाग लगाते हैं 3 से, 3 तिया 9, बच गया 1.0, 3 तिया 9, बच गया 1 0, 3 तिया 9, बच गया 1 0, 3 तिया 9, बच गया 1 0। देखिए 3 3 3 3 ला रहा है, तो या तो परिमेय संख्या इस तरह से आएगा, रिपीट होते आएगा, या परिमेय संख्या क्या होगा, शांत हो जाएगा। कोई भी परिमेय संख्या आप ले लीजिएगा, उसका दशमलव प्रसार या तो रिपीट होगा या तो शांत होगा। हम कुछ परिमेय संख्या लिखते हैं, आप बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन देते हैं 7/9, 3/2, 1/8, 5/4, 3/2, इस तरह से कुछ परिमेय संख्या दे दी। अच्छा 2/3/2 हो गया, चलिए इसको चेंज कर देते हैं 13/2। अब ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, भाग देंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि क्या आएगा, या तो शांत आएगा या तो पुनरावृत्ति होते रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला कंसेप्ट आपको क्या कर रहा है, ये सब क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी आपको बताए। कोई भी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अभी हम पढ़े कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 3 प्रकार का हो सकता है, बेसिकली 2 प्रकार का होगा,
शांत होगा या अशांत होगा। देखिए दो प्रकार का होगा दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का। दशमलव प्रसार जो होगा वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा दो प्रकार का। एक आपको क्या देखने को मिलेगा, शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव दो प्रकार का होगा। एक क्या होगा, अशांत आवर्ती। दूसरा क्या मिलेगा, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, ठीक है। चलिए अब देखिए शांत दशमलव का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। 4.9, 3.2, 1.873, 9.3715 शांत हो गया। 2.3333 ... 4.1111 ... 8.314314 ... रिपीट हो रहा है अशांत। और अशांत अनावर्ती क्या होगा, 4.31215976। देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है। ये आपका दशमलव प्रसार हुआ। तो पहले इसको छोड़ दिए हम लोग क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं होता, ये दोनों होता है परिमेय संख्या। इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे आपको बोल रहा है कि शांत दशमलव के रूप में कौन आएगा, ये आपको सीखना है, ठीक है। अब देखिए तो क्या कह रहा है, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है जिसका हर 10 का कोई घात हो। साथ ही 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही होते हैं। मतलब ये हुआ कि जिसके हर के गुणनखंड में 10 आ जाए या 2 और 5 आए वही होगा शांत दशमलव। और 2 और 5 के अलावे कुछ और आ गया तो वो हो जाएगा अशांत दशमलव। आप याद रखेंगे। देखिए होगा कैसे, तो लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 5/7 पहला एग्जाम्पल। तो इसके हर में आप देख रहे हैं क्या आ गया, 7 आ गया। 2 और 5 के अलावे कुछ और आया तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा आप डायरेक्ट लिखेंगे अशांत होगा। लिख सकते हैं 13/10। अब देखिए 13/10 को लिखेंगे 2 × 5। इसके हर में सिर्फ 2 और 5 है तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो आ जाएगा शांत। कहाँ रहेगा, 32/25। अब देखिए 32/25 के गुणनखंड में आ गया 5 × 5 तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। कहाँ रहेगा 9/2, हर में आ गया 2 तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के थीम यह है क्वेश्चन में कहने का कि हर का जो गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 के रूप में होगा। 2 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है, उसके लिए हम लोग पावर mn लिख सकते हैं। तो 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में अगर हर होगा तो दशमलव प्रसार आ जाएगा शांत, अन्यथा दशमलव प्रसार आ जाएगा अशांत, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि शांत दशमलव कब होगा और अशांत दशमलव कब होगा, ये आप समझ गए होंगे। और अगर शांत दशमलव होगा तो उसके हर के गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होगा। आपको कोई लंबा विभाजन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम यहाँ पे बिना विभाजन किए हुए, बिना भाग दिए हुए बता दिए कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये था आज का सेशन और आज के इसी सेशन के साथ ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो इस चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।